सुयश चैरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत सुयश जनजाति कृषि विकासक संस्था आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम सुयश के उपक्रमों के बारे में जानकारी लेंगे। सुयश चैरिटेबल ट्रस्ट सुस्वागतम। कृषि प्रशिक्षण भाग 1 विषय सूची। खरीफ फसल बीज और उत्पन्न जानकारी, सुधारित बीज का चयन और बीज प्रक्रिया पद्धति, मिट्टी और जैविक खाद परीक्षण, जैविक खाद और उपयोग, जैविक रोग और कीट नियंत्रक, वेल वर्गीय सब्जी की लागत, कंद फसल। खेती और फसल पद्धति। हमारे देश में जून से अक्टूबर माह में बारिश के मौसम में जो फसल ली जाती है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसलों का देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में अधिक योगदान है। खरीफ फसलों में धान, मक्का, जवार, अरहर, मूंग, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, तिल, कपास आदि प्रमुख फसल ली जाती है। फसल की लागत पद्धति में जमीन, हवामान एवं आर्थिक स्थिति का विचार होना आवश्यक है। चुने हुए फसल पद्धति से अपने क्षेत्र के हवामान, फसलों में बदल, जानवरों का चारा, समतोल वातावरण एवं उपज क्षमता इसका उचित उपयोग होना चाहिए, तभी उसे आदर्श फसल पद्धति कह सकते हैं। एक ही जमीन पर एक फसल और मिश्र फसल ले सकते हैं। मिश्र फसल में मक्का और उड़द, तुअर, कपास ले सकते हैं। उपज क्षमता कायम रखने के लिए फसल में बदलाव करना जरूरी है। खरीफ फसल प्रति एकड़ बीज और उत्पन्न तख्ता। फसल का नाम धान, जवार खरीफ, मक्का, सोयाबीन, नागली, कापूस, अरहर, उड़द, मूंग, चवळी, कुळिथ, तिल, मूंगफली। रब्बी फसल सब्जी प्रति एकड़ बीज और उत्पन्न तख्ता। फसल का नाम गेहूं, चना, मटर, सरसों, टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, भिंडी, गवार, करेला, तुरई, दूधी, पड़वल। सुधारित बीज का चयन और बीज प्रक्रिया। सुधारित बीज का चयन। बीज प्रक्रिया के लिए बीजामृत, जीवाणु संवर्धक, बीज प्रक्रिया पद्धति, बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण। सुधारित बीज का चयन। परंपरागत बीज का इस्तेमाल करने से कम उपज मिलती है। जैसे धान का पुराना बीज हम फेंक कर बुआई करने से सिर्फ 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ उपज मिलती है। सुधारित बीज का उपयोग करके उत्पादन में 50 से 60% बढ़ोतरी होती है। यानी धान का प्रति एकड़ 16 से 18 क्विंटल का उपज मिलता है। उसी तरह मक्का का भी प्रति एकड़ 12 क्विंटल तक उत्पादन आता है। इसलिए सुधारित बीज का चयन करना फायदेमंद होता है। पहले ही बरस पूरा नया बीज लेना संभव नहीं है। हर बरस 25% नया बीज लेने की जरूरत है। बचत गुट महिला या किसानों का करने से 6 माह में 600 से 1200 रुपए की बचत हर परिवार कर सकता है। हर परिवार के पास 2 एकड़ लागत योग्य जमीन रहती है। इसमें सिर्फ 20 या 30 गुंठे के लिए नया बीज खरीदी करना है। बचत गुट के माध्यम से गुट से ही बीज खरीदने से 20 से 30% डिस्काउंट मिलता है। सुधारित बीज का चयन। 2 एकड़ धान के लिए 30 किलो बीज की जरूरत होती है। धान का नया बीज प्रति किलो 80 रुपए का है तो 2400 रुपए का कुल बीज होता है। हमें सिर्फ 25 या 30% नया बीज खरीदी करना है। यानी हर बरस सिर्फ 600 से 800 रुपए नया बीज खरीदी करना है।
बाजार से बीज खरीदे तो उसकी रसीद लेना चाहिए और बैग के साथ जो पर्ची आती है उसे संभाल कर रखना चाहिए। सब्जी और कपास का बीज हर साल नया लेना है। नए बीज के साथ पुराने बीज पर प्रक्रिया करने से उसे बीज से भी उत्पादन में बढ़ोतरी आती है। फसल में से अच्छा बीज निकालकर उस पर बीज प्रक्रिया करके 3 साल तक बीज का उपयोग कर सकते हैं। पुराने बीज बोने के वक्त बीज पर प्रक्रिया करना जरूरी है। पिछले साल के बीज पर बीजामृत की प्रक्रिया से उत्पादन में 20 से 25% बढ़ोतरी होती है। फसल की कीट रोगों से बचाव और उत्पादन खर्चे में बचत होती है। ये बीज प्रक्रिया क्या है? नया बीज खरीदी, बीजामृत प्रक्रिया, बीज प्रक्रिया। बीज प्रक्रिया अधिक उत्पादन देने वाले बीज और उससे अंकुरित निरोगी रोप उगाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे बीज प्रक्रिया कहते हैं। इससे शुरू से ही समय में अंकुरित बीज का कीट रोगों से बचाव होता है। बीजामृत प्रक्रिया 1 किलो देशी गाय का गोबर, 1 लीटर गोमूत्र, 200 मिलीलीटर दूध और 200 ग्राम चूना 1 लीटर पानी में रात भर भिगोए। सुबह यही द्रावण इकट्ठा करके घोल करें। बाद में बारदान पर बीज फैलाकर यही द्रावण हल्के हल्के लगाकर बीज छाया में सुखाकर ही लागत करें। ऐसी प्रक्रिया एक दल या द्विदल बीज पर करें। धान के लिए नमक वाली प्रक्रिया सिर्फ धान के लिए 10 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलाकर उसका द्रावण तैयार करना है। धान का बीज उसी द्रावण। अंकुरण परीक्षण क्या है एवं क्यों जरूरी है? बीज प्रबंधन व्यवस्था। बिना बीज प्रक्रिया से लागत, बीज प्रक्रिया करके लागत। सुरक्षित बीज के संग्रह हेतु प्रचलित तरीके। अगले साल के लिए बीज रखना है तो उसे कुछ दवाइयां लगाना चाहिए। नीम के पत्ते, करंज या नीम तेल, नमक, लहसुन। बीज को टरफल के साथ ही रखना। हींग एवं नमक 10 से 12 ग्राम हींग का 1 क्विंटल अनाज हेतु पर्याप्त रहता है। उसके साथ ही 50 ग्राम नमक रखने से भी कीट नहीं आती। सुरक्षित बीज के संग्रह हेतु प्रचलित तरीके। नीम के पत्ते और निम्बोली। नीम के पत्तियों को अनाज के साथ रखने से उनमें कीट एवं फफूंद का प्रकोप नहीं होता है। लगभग 200 के ऊपर कीटों का नियंत्रण होता है। गेहूं, चावल, दलहन बीज के संग्रह के लिए नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग लंबे समय से प्रचलित है। करंज या नीम का तेल। गेहूं को सुरक्षित रखने हेतु करंज और नीम के तेल से उपचार किया जाता है। प्रति क्विंटल सूखे गेहूं को 250 ग्राम तेल से उपचारित करना चाहिए। दलहन बीज में खड़ी सरसों मिलाने से भंडार में कीट नहीं लगते। राख और बीज को टरफल के साथ रखना। बीजों को संग्रहण से पहले कोयले की राख के साथ मिलाया जाता है। कोयले की राख बीज की नमी सोख लेती है, जिससे बीजों के अंदर की कीट नष्ट होती है। नर्सरी पूर्व तैयारी और नियोजन। जिन पौधों की रोपाई करके लागत होती है, इसके लिए बेड़ वाफा बनाना जरूरी है। खरीफ में नगद आमदनी बढ़ाने के लिए सब्जी जैसी फसल लगाकर उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। टमाटर, बैंगन, मिर्च ऐसी फसलों की लागत करके अच्छा उत्पादन और उत्पन्न मिल सकता है। सब्जी बेड़ पूर्व तैयारी। शुरू में टमाटर, बैंगन जैसी सब्जी लागत के लिए उत्तम बीजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा पौधे मिलने के लिए मिट्टी की 3 मीटर बाय 1 मीटर बाय 6 इंच ऊंचाई समतल बेड पर 10 किलो कंपोस्ट खाद या 5 किलो केचुआ खाद डालकर करना चाहिए।
बेड पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर 10 ग्राम बीज की बुआई करके पानी देना चाहिए। 28 दिन के बाद पौधों की लागत करना है, उससे 5 गुंठा क्षेत्र पर लागत होती है। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए ऐसे 8 फाफे बनाने पड़ते हैं। धान के लिए बेड पूर्व तैयारी। अच्छे और तंदुरुस्त पौधे मिलने के लिए मिट्टी की 3 मीटर बाय 1 मीटर बाय 6 इंच ऊंचाई समतल बेड जैविक खाद डालकर करना चाहिए। बेड पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर धान बीज लाइन में बुआई करके पानी देना चाहिए। 28 दिन के बाद पौधों की लागत करना है। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए 1 गुंठा क्षेत्र यानी 10 मीटर बाय 10 मीटर क्षेत्र का बेड बनाना पड़ता है। नर्सरी पूर्व तैयारी और नियोजन। बेड तैयार करना, जैविक खाद का उपयोग, बीजोपचार करके बीज 15 सेंटीमीटर लाइन करके बोना। रोपणी प्रबंधन। 30 दिन के बाद पौधे कतार में लागत करना। मिट्टी और जैविक खाद परीक्षण। मिट्टी और खाद परीक्षण का महत्व। परीक्षण कैसे करना है, जैविक कर्व का महत्व। अन्न द्रव्य प्रमाण के अनुसार जमीन का वर्गीकरण। फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक अन्न द्रव्य। फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक अन्न घटक। मुख्य अन्न घटक नत्र, स्फुरद, पालाश। दुय्यम अन्न घटक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म अन्न घटक आयरन, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। हवा में रहने वाले घटक नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। जैविक खाद से मिलने वाला जैविक कर्ब और सूक्ष्म जीवाणु। मिट्टी और जैविक खाद परीक्षण। मिट्टी और खाद परीक्षण का महत्व। मिट्टी में प्रमुख 3 घटक होते हैं, नत्र, स्फुरद, पालाश। इसके अलावा सूक्ष्म अन्न द्रव्य इनकी भी जानकारी मिलती है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए मिट्टी परीक्षण पद्धति की जानकारी लेनी चाहिए। मिट्टी का परीक्षण फसल लागत के पूर्व करना चाहिए। मिट्टी परीक्षण के अनुसार आवश्यक घटक और सूक्ष्म मूल द्रव्यों की आपूर्ति कौन से सेंद्रिय खाद का उपयोग करके ठीक रहेगी, उसका भी मार्गदर्शन मिलता है। मिट्टी परीक्षण से जमीन में सेंद्रिय कर्ब की और सामू की जानकारी भी हमें मिलती है। बहुत जगह पर मिट्टी में सेंद्रिय कर्ब कम मात्रा 1% से नीचे है। अच्छी उपज वाली जमीन में सेंद्रिय कर्ब का प्रमाण कम से कम 2 होना आवश्यक है। मिट्टी का नमूना कैसे लेना है? मिट्टी का नमूना फसल निकालने के बाद 30 सेंटीमीटर तक नीचे का लेना है। आपको एक दल, तिलहन, दहलन फसल के क्षेत्र की मिट्टी परीक्षण हो तो 15 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी निकालकर परीक्षण करना चाहिए। इसलिए खेत के सभी बाजू की वी आकार का गड्ढा लेकर मिट्टी निकालना है। यह मिट्टी इकट्ठा तथा मिश्रण करके इसका चौथाई भाग निकालकर इसमें से आधा किलो मिट्टी का सैंपल परीक्षण के लिए देना है। मिट्टी का नमूना लेते समय पेड़ के नीचे वाली तथा पानी से गिली हुई जमीन की मिट्टी नहीं लेनी है। खेत में रासायनिक खाद का उपयोग किया है तो खाद डालने के 3 महीने बाद नमूना लेना है। 3 बरस में किमान एक बार मिट्टी परीक्षण करना जरूरी है। मिट्टी का नमूना निकालने के बाद थैली में रखकर थैली पर खेत का सर्वे तथा गुट का नंबर, किसान का नाम और पता, पहले वाली फसल का नाम लिखना भी जरूरी है। मिट्टी का सामू 6.5 के नीचे हो तो अम्ल युक्त है। 6.5 से 7.5 के अंदर हो तो जमीन सुपीक है।
7.5 से सामू ज्यादा हो तो जमीन विम्लधर्मी है। ऐसे जमीन को क्षार युक्त जमीन कहते हैं। इस जमीन को सुपीक बनाने के लिए ज्यादा सेंद्रीय खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अन्न द्रव्य के प्रमाण के अनुसार जमीन का वर्गीकरण। अन्न द्रव्य का प्रमाण बहुत कम 0.2 से कम, 0.21 से 0.40, मध्यम 0.41 से 0.60, ज्यादा 0.61 से 0.80, मध्यम ज्यादा 0.81 से 1, बहुत ज्यादा 2। सामू परीक्षण। सामू मूल्य पीएच वर्गीकरण 4.5 से 5 अति तीव्र अम्ल, 5.1 से 5.5 तीव्र अम्ल, 5.6 से 6.5 मध्यम अम्ल, 6.5 से 7.3 उदासीन, 7.4 से 8.4 मध्यम विम्ल, 8.5 से 9.5 तीव्र विम्ल। सामू 6.5 से 7 रहने से जमीन में रहने वाला स्फुरद और पालाश उपलब्ध होता है। सभी फसल का उत्पादन अच्छा आता है। सामू परीक्षण, मिट्टी परीक्षण। रासायनिक खेती के स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम। रासायनिक खाद के दुष्परिणाम। अपने देश में हरित क्रांति के बाद ज्यादा रासायनिक खाद का और जहरीले औषधों का उपयोग होने लगा। उससे दूरगामी दुष्परिणाम मनुष्य के आरोग्य पर और जमीन पर होने लगा है। जमीन का पोत और भूजल स्तर कम हुआ है, ये संशोधन में सिद्ध हुआ है। रासायनिक खाद में यूरिया, ये नाइट्रोजन युक्त खाद बड़े पैमाने पर होता है। इसकी वजह से फसल की वृद्धि ज्यादा होती है। लेकिन रासायनिक खाद से सूक्ष्म जीवाणु की संख्या कम होकर नष्ट होती है और जमीन सख्त क्षारपड़ होकर नापिक होती है। बाद में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके भी उत्पादन कम आता है। रासायनिक खाद देते वक्त पानी ज्यादा लगता है और ये रासायनिक खाद पानी के साथ बहकर चला जाता है। इसलिए प्रगत राष्ट्रों में जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन आदि देश रासायनिक खाद और दवाई का इस्तेमाल किया हुआ अनाज, फल पौधे, सब्जी आयात करने को प्रतिबंध करते हैं। जैविक पद्धति से किए हुए सब्जी, अनाज, फल पौधों का ज्यादा दाम मिलता है। रासायनिक खाद के प्रयोग से फसलों में तात्कालिक वृद्धि होने के साथ ही विभिन्न प्रकार के रोगों की बढ़ोतरी होती है। कीट रोगों से फसलों के बचाने के लिए जहरीली दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है और उसका दुष्परिणाम सेवन करने वालों को भुगतना पड़ता है। इसलिए रासायनिक खाद के बदले में पूर्वापार से चलने वाली आधुनिक जैविक पद्धति हमें अपनानी है। जैविक खाद। जैविक खाद का महत्व, जैविक खाद के प्रकार और बनाने की पद्धति। जैविक खाद में अन्न द्रव्य का प्रमाण, सूक्ष्म जीवाणु नत्र स्थिरीकरण चक्र, अन्न द्रव्य उपलब्धता। जीवाणु हवा में रहने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। 78% नाइट्रोजन फसल को मिलता है। फसल के पत्तों से जैविक खाद बनता है। जैविक खाद का इस्तेमाल, जैविक कर्ब की निर्मिति, सूक्ष्म जीवाणु की निर्मिति। सूक्ष्म जीवाणु और सेंद्रीय कर्ब का महत्व। सभी फसलें और फल पौधों को नत्र, स्फुरद और पालाश ये मूलभूत अन्न द्रव्य लगते हैं। निसर्गतः ये घटक फसलों को देने का काम सूक्ष्म जीवाणु जमीन में रहकर करते हैं। हवा में 78% नाइट्रोजन घटक है। ये फसलों को विद्राव्य स्थिति में उपलब्ध करने काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। जैविक खाद में सेंद्रीय कर्ब होता है। ये कर्ब इन सूक्ष्म जीवाणु का पोषण करते हैं। इसकी वजह से हवा में रहने वाला नाइट्रोजन फसलें और फल पौधों को उपलब्ध होकर अच्छी वृद्धि होती है।
सेंद्रिय खाद देने से जमीन में कर्ब की उपलब्धता बढ़ती है। मिट्टी में कर्ब की मात्रा 0.8% से आगे हो तो जमीन सुपीक है, ऐसा अनुमान किया जाता है। सेंद्रिय कर्ब जमीन में सूक्ष्म जीवाणु की निर्मित करने का काम करता है और निद्रिस्त स्वरूप का स्फुरद और अन्य खनिज द्रव्य फसलों को उपलब्ध करके देता है। कंपोस्ट खाद में 8 से 10% सेंद्रिय कर्ब होता है और केंचुआ खाद में कर्ब का प्रमाण 20 से 30% होता है। अगर आप खाद बनाते वक्त देसी गाय के गोबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें तो कर्ब की मात्रा 30% मिल सकती है। अपने देश में और प्रगत राष्ट्र में जैविक खाद और दवाई का उपयोग किए हुए कृषि उपज को अलग दर्जा प्राप्त होता है और सेंद्रिय उपज को दाम भी ज्यादा मिलता है। जैविक खाद और सेंद्रिय कर्ब की आवश्यकता। वनस्पति, प्राणी और जीवाणु के अवशेषों से मिलने वाले खाद को जैविक खाद कहते हैं। फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए जमीन की उपज क्षमता और सुपीकता रखना जरूरी है। सेंद्रिय खाद से फसलों को आवश्यक अन्न द्रव्यों के साथ सूक्ष्म अन्न द्रव्य भी मिलते हैं। जैविक खाद से फसल का उत्पादन बढ़ता है और फसल पर आने वाले कीट रोगों का नियंत्रण करने की क्षमता निर्माण होती है। जैविक खेती अल्प खर्चिक और किफायतगार करने के लिए सभी किसानों को कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद, जीवामृत, हरी खाद, जीवाणु खाद के उपयोग करने से केंद्रीय कर्ब की मात्रा जमीन में बढ़ती है और सूक्ष्म जीवाणु की बड़ी मात्रा में निर्मित होकर सभी प्रकार के अन्न द्रव्य फसल को मिलते हैं। जैविक खाद के प्रकार। कंपोस्ट खाद खेती से निकला हुआ कूड़ा, करकटा, जानवरों के मलमूत्र का इस्तेमाल करना है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए 5x2x1 मीटर का गड्ढा बनाकर 35 सेंटीमीटर का कूड़ा करकटा का स्तर देना है। इसके ऊपर गोबर का पतला स्तर देके कूड़ा करकटा का स्तर, ऊपर गोबर का पतला स्तर, ऐसा करके गड्ढा पूरा भरना है। जमीन के ऊपर 50 सेंटीमीटर ऊंचा करना है। 3 या 4 महीने के बाद यही खाद का इस्तेमाल खेती में करें। गड्ढा करने से कंपोस्ट की क्रिया जल्द होती है और जल्द खाद मिलता है। केंचुआ खाद। केंचुओं के शरीर से उत्सर्जित होने वाले काले रंग की विष्ठा को केंचुआ खाद कहते हैं। खाद बनाने के लिए आइसेनिया, फेटेडा और यूड्रिलस यूजिनी इस किस्म का चयन करें क्योंकि इसकी खाने की क्षमता ज्यादा है और केंचुओं की एक जोड़ी 3 महीने के बाद 60 केंचुआ पैदाश करते हैं। 10x3x2 फीट की टंकी बनाने के लिए पेड़ के नीचे या छांव वाली जगह का चयन करें। टंकी के नीचे स्तर पर 8 से 10 सेंटीमीटर तक सड़ा हुआ कूड़ा करकटा पानी में भिगाकर डालें। इसके ऊपर 5 से 7 सेंटीमीटर गीले गोबर का स्तर डालें। ऐसा एक के ऊपर एक स्तर देकर टंकी पूरा भर देना है। इसमें गड्ढा पूरा होने के बाद केंचुआ छोड़ना है। 45 दिन बाद खाद तैयार होता है। चाय के पत्ती जैसा रंग आता है। एक टंकी से 5 से 6 क्विंटल खाद मिलता है। खाद तैयार होने के बाद खाद निकालकर एक जगह शंकु जैसे रखना है। केंचुआ नीचे जाने के बाद खाद निकालना है। खाद में पानी 30% ही होना चाहिए और जैविक कर्ब की मात्रा 25% होना चाहिए। तभी हमारा खाद अच्छी गुणवत्ता का होगा। खेत में फसलों के अनुसार खाद देने का प्रमाण 1 एकड़ को 1 से 2 टन खाद देना चाहिए। केंचुआ खाद में उपलब्ध घटक। नत्र 1.4 से 2.7, स्फुरद 0.3 से 3.5, पालाश 0.2 से 2.1, जैविक कर्ब 20 से 25, जीवामृत
देसी गाय, बैल, बछड़ा का गोबर 10 किलो, गोमूत्र 10 लीटर, पुराना काला गुड़ 2 किलो, किसी भी दाल का आटा 2 किलो और बांध के ऊपर की मिट्टी 1 किलो 200 लीटर पानी में मिलाकर 7 दिन रख देना। 1 एकड़ फसल को 200 लीटर जीवामृत लगता है। इसी मिश्रण को दिन में 3 बार घोलकर घुमा देना। 1 एकड़ फसल को 8वें दिन पानी के साथ मिलाकर देना। सब्जी को पूरे काल में 4 बार देना है। जीवामृत खाद के 1 ग्राम में करोड़ से ज्यादा जीवाणु रहते हैं और यही जीवाणु फसल को अन्न द्रव्य उपलब्ध करा देते हैं और जैविक कर्ब की मात्रा बढ़ाते हैं। वर्मीवाश, केचुआ पानी। वर्मीवाश करने के लिए ड्रम या बाल्टी लेना चाहिए। उसका ऊपर का हिस्सा खुला रखना चाहिए और नीचे नल की टोटी होनी चाहिए। 20 लीटर के डिब्बे को नीचे टोटी लगाकर ईंटों के टुकड़े तथा रेती डालकर स्तर बनाना। ऊपर कंपोस्ट खाद भर देना। इसमें 1 किलो केचुआ छोड़कर कंपोस्ट के ऊपर 4 लीटर पानी डालना। पहले 6 दिन ड्रम में डाला हुआ पानी छोड़ना चाहिए। 7वें दिन के बाद ही अच्छा वर्मीवाश मिलेगा। ड्रम के ऊपर एक मिट्टी का घड़ा रखकर नीचे छेद करके उसमें कपड़े की बत्ती डाल दे। उसमें से बूंद बूंद पानी टपकता रहे। प्रतिदिन 4 लीटर पानी डाले। सुबह हमें 3 लीटर वर्मीवाश मिलेगा। 30 लीटर पानी में मिला हुआ 4 लीटर केचुआ पानी और आधा किलो गुड़ मिलाकर हर हफ्ते फसल पर छिड़काव करना। केचुआ पानी में जैविक एमिनो आम्ल उपयुक्त सूक्ष्म जीवाणु मिलते हैं। इसका उपयोग ज्यादा उत्पादन लेने के लिए फसल पर छिड़काव करते हैं। ये एक बढ़िया टॉनिक है। वर्मीवाश, केचुआ पानी। वर्मीवाश के उपयोग की विधि। इसी टॉनिक का छिड़काव करने से फसल के पौधे सशक्त बनते हैं। आने वाले फल चमकदार और बढ़िया आते हैं। आम के आने वाले बहर पर छिड़काव करने से बहर गिर नहीं जाता। सूक्ष्म अन्न द्रव्य भी मिलते हैं। फसल और सब्जी का उत्पादन 20 से 30% बढ़ता है। वर्मीवाश में पौध वृद्धि एवं विकास हार्मोन ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन होते हैं। इससे फसल की वृद्धि और उत्पादकता बढ़ती है। वर्मीवाश निकालने की विधि। हरी खाद। हरी खाद से जमीन में जीवाणु की मात्रा बढ़कर जमीन की सुपीकता बढ़ती है। पर्याप्त मात्रा में हरा खाद का इस्तेमाल ये भी उचित होता है। धैंचा, गिरी पुष्प, ताग आदि का इस्तेमाल करना सुलभ होता है। फसल की लागत करने से पहले ऐसे हरी फसल को फूल आने के बाद उसके पत्ते जमीन में मिलाया तो फसल को पर्याप्त मात्रा में अन्न द्रव्य उपलब्ध होंगे। इसमें 70% से ज्यादा नत्र होता है। गिरी पुष्प के पत्ते प्रति हेक्टर 10 टन जमीन में डाले तो 100 किलो नत्र और 50 किलो पालाश की रासायनिक खाद के बराबर धान का उत्पन्न मिलता है। ताग फसल की लागत। हरी खाद फसल का नाम। ताग, धैंचा, बरसीम, गिरी पुष्प, बीन्स, बरबटी, मूंग। गिरी पुष्प की